Hello everyone, this is Mandeep Singh Shekhawat and today we will talk all about resume building. इस वीडियो का मेन इंटेंशन रहेगा कि आप समझो जब आप रिज्यूमे बनाते हो और आप रिक्रूटर्स या फिर हायरिंग मैनेजर को सेंड कर रहे हो तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी टिप्स जो आप ध्यान में रख सकते हो ताकि आपकी जो रिज्यूमे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, जो आपको इंटरव्यू मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो यार शुरू करते हैं चर्चा इस पर। तो जब आप ऑन कैंपस अप्लाई करते हो या फिर आपके कैंपस में कंपनीज विजिट करती है, उस टाइम पे रिज्यूमे का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता। पर इन केस आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको अभी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया है और आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हो, तो वहां पे यार उस पॉइंट पर रिज्यूमे का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आज भी कुछ रिज्यूमेस देखता हूँ जिनमें हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो होता क्या है कि आपको इंटरव्यू मिलने से पहले ही आप रिजेक्ट हो जाते हो। मैंने इस वीडियो को 9 टिप्स में डिवाइड किया। आप इनको 9 सेक्शंस की तरह समझो। आपको एक एक सेक्शन में जाना है और फिर हम हर सेक्शंस में डिटेल में समझेंगे कि कौन सी टिप्स आप जो फॉलो करनी है, कौन सी सजेशंस आपको फॉलो करनी है ताकि आपके रिज्यूमे की, आपके इंटरव्यू मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। आप काम करो, जैसे जैसे आप वीडियो में प्रोग्रेस करते जा रहे हो वैसे वैसे देखते जाओ। अगर आपके पास अपना करंट रिज्यूमे पड़ा है तो उसको देखते जाओ। अगर आपने कोई वैसी गलती कर रखी है तो यार उसको इंप्रूव करो और वापस नया ड्राफ्ट बनाओ। इन केस आपने अभी तक रिज्यूमे बनाया ही नहीं है तो क्या कर सकते हो, आप अपना पहला ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो। फर्दर मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो के वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं इन सभी टिप्स के लिंक ऐड कर दूंगा टाइम स्टैम्प के साथ। तो अगर आपको लगता है कि ये टिप आपने पहले ही फॉलो कर रखी है, आपका रिज्यूमे इससे पहले ही अध्ययन करता है, तो आप क्या कर सकते हो, वो स्किप कर सकते हो। बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखो और जो मैं बताना चाह रहा हूँ रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए जो भी टिप्स है उसको आप ध्यान से समझो और अपने काम में लो। नंबर 1, आपको रिज्यूमे में कभी भी फोटो ऐड नहीं करनी। कभी भी आपको फोटो ऐड नहीं करनी है रिज्यूमे में। ये गांठ बांध लो। आप अगर आप आईटी फील्ड के किसी भी जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो आपको फोटो तो कभी भी ऐड नहीं करनी। नंबर 2, दिस पॉइंट इज इन कंसर्न विद जो आपकी वर्क एक्सपीरियंस की डेट्स है। तो आप जब वर्क एक्सपीरियंस के साथ डेट्स ऐड करते हो तो सिर्फ ईयर मैथ ऐड करो। एग्जांपल ले हम, जैसे आपने कहीं किसी एक्सवाईजी कंपनी में काम किया 2018 से 2020 तक, तो आपको सिर्फ वहां पे रिज्यूमे में ऐसे ऐड नहीं करना कि आई वर्क देयर फॉर फ्रॉम ईयर 2018 टू 2020, ऐसा नहीं करना। अगर आपको पर्टिकुलर मंथ पता है, आपको पता ही होगा अगर आपने वहां पे काम किया है, तो आपको रिज्यूमे में उस पर्टिकुलर मंथ के साथ ऐड करना है। जैसे मई 2018 टू जुलाई 2020। ये हमेशा बात ये हम काफी बार मिस कर देते हैं, तो ये बात मिस नहीं करनी हमें और रिज्यूमे बनाते टाइम प्रॉपर डेट्स के साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। नंबर 3, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो आपको सेम रिज्यूमे यूज नहीं करना। ऐसे नहीं यार मैंने जैसे चार पांच कंपनीज में मैं अप्लाई कर रहा हूँ और सबको सेम रिज्यूमे सेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना आपको। आप जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उनको ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है। या जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब है पर उसमें स्किल्स रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, और अगर आपको वो स्किल सारी आती है तो आप उनको हाईलाइट करो जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट में रिक्वायर्ड है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर कुछ एनालिसिस भी कर रहे हैं या फिर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी रिज्यूमे को स्क्रीन कर रहा है तो आपकी जो स्किल्स उनकी रिक्वायर्ड है वही रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। इसी पॉइंट के अंदर दूसरी बात आपको ध्यान में क्या रखना है, जैसे आपने हो सकता है अभी आपको 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया और आपने कॉलेज से काफी ज्यादा इंटर्नशिप करी है, फिर आपने कंपनीज भी चेंज करी होगी। तो अगर आपको मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंसेस है तो आप वही एक्सपीरियंसेस ऐड करो तो ज्यादा रिलेवेंट है। यार हो सकता है कि हमने इंटर्नशिप में कॉलेज के टाइम पे 4-5 इंटर्नशिप करी हो, तो वो सारी की सारी आपको ऐड नहीं करनी। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं कॉलेज में था मैंने गीक्स फॉर गीक्स की एक इंटर्नशिप करी थी जो टेक्निकल कंटेंट राइटर होता है। तो इन केस मैं दूसरी जगह अप्लाई कर रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा मैं, पर अगर मैं दूसरी जगह अप्लाई करता हूँ तो यार वो कंटेंट वाली इंटर्नशिप मेरे को देखना पड़ेगा कि हाँ ये जरूरी है भी या नहीं। तो मैं उस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को स्किप कर सकता हूँ क्योंकि मेरा करंट वर्क एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि वही सारा काम में आ जाएगा अपने रिज्यूमे में शो करने के लिए। तो यार अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। आपको भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है जो उस जॉब रिक्वायरमेंट को ज्यादा सूट करता है। सारा रिज्यूमे ऐसे नहीं कि हमें बस रिज्यूमे भरना है कुछ ना कुछ डिटेल के साथ कि हमने सब कुछ ही डाल दिया, ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल भी।
नंबर 4, अभी यहाँ पे आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो ये कि यार मैं कौन सा फॉन्ट यूज करूं रिज्यूमे में, कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे को बोल्ड करनी है या फिर जैसे मेरे को कुछ और स्टाइल्स भी यूज करनी है क्या। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक सिंपल सी सजेशन फॉलो करो मेरी। बस एक सिंपल स्टाइल चूज करो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, उसमें आप रिज्यूमे बनाओ पूरा, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको लगती है, जैसे जॉब रिक्वायरमेंट में कोई स्किल थी और वो आपको काफी अच्छे से आती है, एक्सपर्ट लेवल आपकी नॉलेज है, तो आप वो वाली चीज जो आपकी स्किल है उसको आप बोल्डिफाई कर सकते हो। इसके अलावा जैसे एक सजेशन और देता हूं मैं, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप क्या करो, जैसे आपको वर्क एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एक्स वाई जी कंपनी में, तो आप जब वर्क एक्सपीरियंस ऐड करते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोल्ड करो, क्योंकि कंपनी उस रोल के लिए हायर कर रही है, और जो एक्स वाई जी कंपनी है उसको आप नॉर्मल फॉन्ट में लिख सकते हो। नंबर 5, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्रोनाउंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया और आप वहां पे लिख रहे हो प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में कि आई इंप्लीमेंटेड दिस। अभी ये जो आई वाली चीज आप लिख रहे हो रिज्यूमे में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यार वो आपका रिज्यूमे है, और जो उस रिज्यूमे को पढ़ रहा है, जो भी हायरिंग मैनेजर है, जो भी रिक्रूटर है, जो उस रिज्यूमे को पढ़ रहा है, उसको पता है हाँ कि यार ये आपका रिज्यूमे तो आपने इंप्लीमेंट किया होगा, ये फालतू के एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के अंदर एक और सजेशन, आप एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड्स कम यूज करो। मतलब यार आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा वर्ड यूज कर दिया कि सामने जो रिज्यूमे पढ़ रहा है उसको डिक्शनरी देखने की नौबत आ गई, तो यार जो ये डिक्शनरी वाली बात है वो कभी भी डिक्शनरी देखने नहीं जाएगा। तो यार आप ये बात समझो कि आप यहाँ पे फैंसी वर्ड्स यूज करने का कोई फायदा नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज में रिज्यूमे बनाओ कि जिस जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है उसको आपका जो भी वर्क है वो अच्छे से समझ आए। आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले कि इसको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से आती है, आप जो इवेलुएट होते हो वो अपनी टेक्निकल स्किल्स पे होते हो, तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखो। नंबर 6, आपको रिज्यूमे में कोई भी फालतू इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। यहाँ पे फालतू से मेरा मतलब क्या है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ऐड मत करो जो आपकी जो जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए कोई रेलेवेंट हो। तो आप ये कैसे देखो, जैसे कुछ एग्जांपल्स जो मैं देखता हूँ वो बताता हूँ। एक तो आप जैसे ऊपर ऊपर रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव ऐड करते हो, तो यार उसका कोई सेंस नहीं, आप उसको बिल्कुल निकाल ही लो। उसके अलावा जैसे आप कुछ और चीजें जो मैं देखता हूँ आप ऐड करते हो, जेंडर, इसके अलावा आपका घर का एड्रेस, इसके अलावा कुछ जैसे आपकी हॉबीज। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, जो किसी टेक्निकल रोल के लिए अगर हायर कर रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्विमिंग की हॉबी है या फिर आप स्टेट चैंपियन हो कोई, तो आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को शोकेस करो, क्योंकि रिज्यूमे एक पेज का होता है, वो 4-5 सेकंड में आपका रिज्यूमे देखता है, तो उस 4-5 सेकंड में वो इससे इंप्रेस नहीं होने वाला कि आपकी एक्स्ट्रा हॉबीज क्या है, वो इंप्रेस होगा कि आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, तो आपको वो हाईलाइट करनी है, ना कि ये फालतू की इंफॉर्मेशन। नंबर 7, ये तो यार आपने खुद ने भी सुना होगा, सभी रिपीट करते हैं, तो आपको रिज्यूमे के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर टाइपोज नहीं करने। तो आप क्या करो, जब आपका रिज्यूमे एक बार बन जाता है, बाई मिस्टेक हमसे हो जाती है गलतियां, तो आप क्या करो, उसको रिव्यू करने के लिए एक बार आपका रिज्यूमे बन गया उसको अपने दोस्तों से रिव्यू करवाओ, अगर आपके कोई सीनियर्स हैं तो आप उनको रिव्यू के लिए भेजो, उनसे सजेशंस लो और फिर रिज्यूमे को इम्प्रूव करो। नंबर 8, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मैंने बार बार रिपीट किया है, अपने काफी सारे वीडियोस में रिपीट किया है मैंने। पॉइंट क्या है अपना, इम्पैक्ट। तो ये इम्पैक्ट है क्या, इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे आप इम्पैक्ट को दिखा सकते हो अपने रिज्यूमे में। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपने कोई एक्स वाई जी कंपनी में काम किया है और वहां पे आपने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया, तो आपने उस, एक तो चीज होगी कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या काम किया, फिर उस प्रोजेक्ट में जब डिलीवर हुआ तो उससे जो आउटकम निकल के आया, कोई भी जो पॉजिटिव आउटकम है वो आउटकम निकल के आया, उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, तो वो कैसे शो कर सकते हो आप। जैसे कुछ स्टेट्स ऐड करो, अभी यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि यार आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया और आपने कुछ ऐसी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करी कि जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम की जो एग्जिस्टिंग उसका एग्जीक्यूशन टाइम था उससे आपने उसको फास्टर कर दिया। तो आप अगर रिज्यूमे में सिंपली ऐड करोगे कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया कि वो एल्गोरिथम फास्ट हो गई, तो इससे कुछ समझ में नहीं आया। इसको अगर आपको इम्पैक्ट दिखाना है तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले तो आप वो चीज करो कि एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम में प्रॉब्लम क्या थी, उसको आपने सोल्व करने के लिए क्या इंप्लीमेंट किया, तो वो हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अब जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, इम्पैक्ट क्या है आपका,
कि आपने उसको फास्ट किया, ये है इम्पैक्ट। अभी कितना फास्ट किया वो है आपका पॉजिटिव आउटकम। तो आपको वहां पे स्टेट्स ऐड करने हैं कि आपने 2x इंप्रूव किया, 10x इंप्रूव किया, कितना इंप्रूव किया, वो सारा डेटा आपको रिज्यूमे में ऐड करना है। दूसरी बात इसी के अंदर कि आप जो इम्पैक्ट लिख रहे हो, आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे हो जिसको आपने सोल्व किया, ऐसे इंप्लीमेंट किया, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको यार 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं होने दो। कोशिश करो कि वो 2 लाइन के अंदर अंदर आ जाए। अगर 2 लाइन से ज्यादा जा रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये सारा डेटा उसमें दिखाना है, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन काम का है, तो आप क्या करो, उस 2 से अगर ज्यादा जाता है तो आप उसको बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक कर दो। बुलेट पॉइंट्स में भी एक ध्यान रखो कि 2 से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स कभी मत बनाओ। तो ऐसा कर सकते हो कि आपका डिस्क्रिप्शन अगर 2 लाइन से ज्यादा जा रहा है तो उसको 2 बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक कर दो और फिर वहां पे अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। जैसे आपने 2-3 लाइन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझाना है, अगर किसी को ज्यादा डिटेल में समझना है जो आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे अपने प्रोजेक्ट का लिंक ऐड कर सकते हो। तो वो लिंक अगर आपने गिटहब पे डाल रखा है तो उसकी रीडमे में आप उसका सारा डिस्क्रिप्शन डाल दो। अगर इन केस आपने अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रखी है, पर्सनल वेबसाइट फ्री में कैसे बनाते हैं उसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इन केस आपने वो पर्सनल वेबसाइट पे उसकी सारी डिटेल डाल रखी है, उसका डेमो डाल रखा है या फिर उसका एग्जीक्यूशन डाल रखा है, उसके जो भी डेटा है उसको ज्यादा डिटेल में समझा रखा है, तो आप उसका लिंक ऐड कर दो। तो अगर इंटरव्यूअर या फिर जो हायरिंग मैनेजर या फिर जो रिक्रूटर है जो हायर कर रहा है, जो रिज्यूमे पढ़ रहा है, अगर उसको ज्यादा डिटेल में देखना है तो वो उस लिंक से वहां पे जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आजकल यार काफी पॉपुलर है कि आप रिज्यूमे में ऐसे ऐड करते हो, आई एम 5 स्टार कोडर, आई एम 6 स्टार कोडर, या फिर कुछ अलग जैसे कैंडिडेट मास्टर या फिर ऐसा कुछ। तो जब आप ये चीजें ऐड करते हो सकता है कि जो रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देख रहा हो उसको नहीं पता कि ये बैच क्या होता है। ये आपने जो रेटिंग डाल रखी है, आप 5 स्टार कोडर हो, इसका मतलब ये है कि आप बेस्ट कोडर हो, मतलब हो सकता है कि वो 10 स्टार तक जाता हो, तो वो 5 स्टार वाले को कंसिडर भी नहीं करेगा। तो यार ये कुछ इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज रेटिंग नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे रेटिंग डालते हो तो उसको रिक्रूटर को पता लग जाएगा कि हाँ आप स्टैंड आउट करते हो। इससे अच्छा जो एक तरीका दूसरा आप फॉलो कर सकते हो वो क्या, कि आप अगर किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, जो सीपी के कॉन्टेस्ट होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप क्या करो कि अगर आपने कौन सी रैंक वहां पे आई है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मानो कि इंडिया से उस वेबसाइट पे जो भी कोडिंग का प्लेटफॉर्म है उस पे 10 के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो अगर आप ये दिखाओ कि 10 के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मैं टॉप 10 के अंदर आया, तो वो हो गई इम्पैक्ट वाली बात। अगर आप ये बताते हो कि मैं 5 स्टार कोडर हूं, तो उससे यार कुछ पता नहीं लगा मेरे को। अगर रिक्रूटर हो सकता है कि उसको पता ही नहीं है कि 5 स्टार का मतलब क्या होता है। अभी एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन आपको ऐड नहीं करनी चाहिए, जिसमें हो सकता है कि आपको लगे कि इससे इम्पैक्ट दिखेगा, पर मैं बता रहा हूँ कि यार उससे कुछ नहीं होगा, तो एक एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं। मैंने कुछ रिज्यूमेस देखे हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं कि उन्होंने लीड कोड पे 10,000 प्रॉब्लम सोल्व कर ली, वहां पे गीक्स फॉर गीक्स पे 1,000 प्रॉब्लम सोल्व कर ली। तो यार जो भी इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहा है वो प्रॉब्लम्स तो सोल्व कर रहा है, या आपको रिज्यूमे में अलग से दिखाने की जरूरत कहीं नहीं आ रही कि आप वो बता रहे हो किसी जो रिज्यूमे पढ़ रहा है कि मैंने उस प्लेटफॉर्म पे इतनी प्रॉब्लम सोल्व करी है, उससे नहीं पता यार आपने कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व की है। तो यार ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपने रिज्यूमे में ऐड कर रखी है उसको डायरेक्टली रिमूव कर दो। ये जो पॉइंट नंबर 8 है, इस पे मैं वापस एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप जब रिज्यूमे बना रहे हो, ये इम्पैक्ट वाली बात जो है, जो मैंने आपको अभी जो एग्जांपल्स लेके समझाई है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, रिज्यूमे को उसी तरह से बनाओ। क्योंकि जो हायरिंग मैनेजर आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है, जो रिक्रूटर आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है, उसे लगना चाहिए यार कि इसने ये पहले उखाड़ा हुआ है, इसने ये काम किया हुआ है, तो ये आगे अगर मैं इसको हायर करता हूँ तो ये मेरे यहाँ पे काम करने में भी सारे पॉजिटिव आउटकम्स लेके आएगा। तो यार उसको लगना चाहिए, उसके दिमाग में इमेज छप जानी चाहिए कि अगर मैं इस बंदे का इंटरव्यू लेता हूँ तो ये क्लियर तो कर ही लेगा, वो टीम में डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेगा। इस वीडियो का अपना लास्ट पॉइंट और पॉइंट नंबर 9, इस पॉइंट में मैं ये बता रहा हूँ कि आपको रिज्यूमे बनाना कैसे, क्या आपको रिज्यूमे को सेक्शंस में डिवाइड करना है, या फिर जो सेक्शंस आप उसमें बनाते हो जैसे एजुकेशन सेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सेक्शन कौन सा कहाँ पे आना चाहिए। तो यार जो दो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है और एक दूसरा एजुकेशन, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस हो गया। कि अगर आप फ्रेशर ही हो तो आपका एजुकेशन मैटर करता है कि आपने कौन सी डिग्री से एजुकेशन किया है, फिर आपकी जो स्किल्स हो सकती है एक्स्ट्रा,
तो वहां पे ये दो चीजें एम्फोसाइज करती है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो वहां पे वर्क एक्सपीरियंस वाली चीज आती है। तो आप क्या करो, जब आप रिज्यूमे क्रिएट करते हो और अगर आप फ्रेशर हो तो आप एजुकेशन को ऊपर लिखो और वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है आपने कुछ इंटर्नशिप करी है और वो इतनी अच्छी नहीं है या फिर उनमें उतना चीजें नहीं दिख रही जो आपको स्किल्स को शोकेस करता है, तो आप वो नीचे कर सकते हो। इन केस आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया है तो यार उस केस में जो हायर कर रहा है तो उसको ये मैटर नहीं करता है कि यार आपने कौन सी हाई स्कूल से किया है या फिर आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसी से उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उसने क्या काम कर रखा है। तो आप जब रिज्यूमे बनाते हो सबसे ऊपर वर्क एक्सपीरियंस लिखो, उसको डिटेल में इम्पैक्ट के साथ समझाओ जो हमने पॉइंट नंबर 8 में डिस्कस किया था, और फिर उसके नीचे एजुकेशन डिटेल्स डालो। एजुकेशन में यार आपका कॉलेज काफी होता है उस टाइम पे, जैसे हाई स्कूल डिटेल्स, आपके सेकेंडरी स्कूल्स की डिटेल्स है, वो कोई उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चीजें निकाल सकते हो। दूसरी बात इसी के अंदर की सेक्शंस कैसे बनाएं। तो यार जो पर्सनल सजेशन मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको भी देना चाहूंगा कि आप रिज्यूमे को सिंगल कॉलम में बनाओ। कुछ लोग बनाते हैं, उनका पर्सनल प्रेफरेंस है कि वो रिज्यूमे को जैसे 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमें मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप करो, फिर भी आपकी पर्सनल चॉइस है। तो और उसके अलावा एक चीज हो, जब आप कुछ रिज्यूमेज मैंने देखे हैं कि आप साइड में एक अलग से सेक्शन बनाते हो जहां पे आप अपनी स्किल्स डालते हो और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हो। तो ये चीजें छोटी सी ऊपर आप हेडर में डाल सकते हो, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस कवर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब आप स्किल्स ऐड करते हो, स्किल्स में आप प्रीफर करो कि एक तो आपको चीज जो हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये कि स्किल्स आप वो करो, ऐड करो जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी है, आपका नॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसे नहीं कि यार आप बिगनर लेवल हो कि आपने जावा में हेलो वर्ल्ड लिखना सीख लिया और आपको जावा आ गई, ऐसे आपको स्किल्स ऐड नहीं करनी, क्योंकि यार आपका इंटरव्यू में जब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको वहीं रिजेक्ट हो जाना है। और एक जब आप रिज्यूमे में स्किल्स लिखते हो तो आप ऐसे लिखो जैसे एक्सपर्ट है, इंटरमीडिएट है। मैंने कुछ देखेंगे ऐसे जैसे बॉक्सेस बनाए रहते हैं, उसको कलर करके रखता है, तो ये कौन सी स्केल है, आपने एक में 10 सर्कल्स को कलर कर दिया, दूसरी स्केल्स में आपने 5 सर्कल्स को कलर कर दिया। अभी मेरे को नहीं पता कि ये कौन सी स्केल है जिससे मैं देखूं कि आप उसमें एक्सपर्ट हो या फिर इंटरमीडिएट हो। तो आप ऐसी चीजें अवॉइड करो। और जो मैं सजेशन बोल रहा हूँ कि आप एक तो सिंगल कॉलम में रिज्यूमे बनाओ और दूसरा आप स्किल्स को ऐड कर दो, तो आप जो आपकी एक्सपर्ट लेवल है या फिर इंटरमीडिएट लेवल स्किल्स को रिज्यूमे में ऐड करो। ये सब पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, उससे पहले जो आप रिज्यूमे बनाते हो। कंक्लूड करते हैं अब हमने आज की वीडियो से एक लास्ट सिंपल सी सजेशन से कि सिंपल सा रिज्यूमे बनाओ, 1 पेजर रिज्यूमे बनाओ, बिना किसी फूल पत्ती के, बिना किसी डिजाइन के। आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो ताकि अपना कंटेंट इंप्रूव होता रहे। मिलते हैं जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।